जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा ये लेक्चर सेकंड है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स का हमने कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन देख लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट्स होता क्या है। उसमें भी हमारे पास दो टाइप्स का इंडक्टिव इफेक्ट था, एक माइनस इफेक्ट है, एक प्लस इफेक्ट था। जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है वो है रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। एग्जैक्ट अगर आप करें की बात करोगे डीलोकलाइजेशन, तो डीलोकलाइजेशन का मतलब तो रेस्ट्रिक्टेड ऑफ लोकलाइजेशन। लेकिन जब रेस्ट्रिक्टेड ऑफ लोकलाइजेशन हुआ तो रेजोनेंस होना नहीं चाहिए था। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो फॉर एग्जांपल मैं एक रिंग कंसीडर कर रहा हूं, बेंजीन रिंग। ये भी आपके पास बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग से इस बेंजीन रिंग में मेरे पास क्या हो रहा है, ओनली लोकलाइजेशंस मेरे पास यहां पर हो रहा है पाई बॉन्ड का, जिससे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं सिर्फ ओपन करूंगा तो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा मेरे पास कहां पे होगा, पैरा पर। तो ये नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन मेरे पास हुआ पैरा पर, और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन का मतलब है, डीलोकलाइजेशन आपके पास वर्ड यूज किया गया है। इस डीलोकलाइजेशन का मतलब हो रहा है आपके पास कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ईच एटम, ऑफ ईच एटम। मतलब यहाँ पे जितने भी एटम्स है सभी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और लोकलाइजेशन किसका हो रहा है, ओनली मेरे पास पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डीलोकलाइजेशन का होने का मतलब होता है कि लोकलाइजेशन तो होता है पाई बॉन्ड का, लेकिन जो डीलोकलाइज होता है वो क्या होता है मेरे पास, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास वेरी नहीं करती है। इसी का मतलब होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, जितने भी आपके पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं कैनोनिकल स्ट्रक्चर की हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है। दैट मींस जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर सेकंड आपने ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर थर्ड किया, तो जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास बेंजीन का वो कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। अब जाकर हम क्या करेंगे, फाइनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर्स होगी, इसी फाइनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस एक हमारे पास क्या है, एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, और ये हाइपोथेटिकल जो फिनोमेना अपने जब कलेक्टिवली फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इसकी एनर्जी हमारे पास लोअर होती है। क्यों? क्योंकि जो भी ओरिजिनल मॉलिक्यूल होगा उसकी एनर्जी ऑलवेज क्या होगी, लोअर, और जितनी हमारे पास एनर्जी लोअर होगी जो मॉलिक्यूल होगा उतने ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस की अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशंस का मतलब होता है ऑल्टरनेट होना। अब ऑल्टरनेट का क्या मतलब हुआ, जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ, उससे अगर सिंगल बॉन्ड सेपरेट हो रहा है डबल बॉन्ड से, या डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है सिंगल बॉन्ड से, वो कहलाता है हमारे पास कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन मींस ऑल्टरनेट। अब देखो हम इसे एक बार कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल्स या ऐसे के अदर टाइप्स लेकर। तो कॉन्जुगेशन फर्स्ट है कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स का क्या मतलब हुआ जब कॉन्जुगेशंस में होगा, फॉर एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम। ये वो 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है, इसमें डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। दैट मींस पहले आपके पास डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशंस कहलाएगा। इसमें मेजरमेंट स्ट्रक्चर्स कहां पे बनाएंगे, इसको इधर मूव किया आपने तो इसको नेक्स्ट कार्बन पे मूव किया तो आपके पास डबल बॉन्ड क्या आएगा बीच में, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन था। जो सेकंड कॉन्जुगेशन है हमारे पास है कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को मैंने यहाँ पे लिखा है C पॉजिटिव। आप देख लो इसमें देख सकते हैं एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास रहा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा ये कार्बोकैटायन क्या पहुंच जाएगा मेरे पास लास्ट वाले कार्बन पे। तो आपके पास जो फॉर्मेशन हुआ मेरे पास ये बना इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। अब देखते हैं कि कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज।
जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज था, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज। तो इसको भी देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। देखो नेगेटिव चार्ज गिरा, अगेन इधर कॉन्जुगेशन में आया, जैसे पॉजिटिव चार्ज लास्ट वाले कार्बन पे मूव किया था, नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, लास्ट वाले कार्बन पे आपके पास मूव कर जाएगा और ये आपके पास बनी इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या था, कार्बन आयन था, अब इसको हटा दो और क्या लगा दो, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मेरे पास क्या होती है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो अगेन ये वाला बॉन्ड मूव करेगा, जैसे मूव करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और फ्री रेडिकल कहाँ चला जाएगा, लास्ट कार्बन पे। तो ये आपके पास फ्री रेडिकल कहाँ चला गया, लास्ट ऑफ कार्बन पे। इसका एक टाइप्स ऑफ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन किसके साथ आ रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मैं एग्जांपल देखते हैं ना। हमने लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कौन आ रहा है, ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन भी कैसे आया, मूव हियर देन शिफ्ट। तो आपके पास जो बनेगा स्ट्रक्चर CH3 CH नेगेटिव, ये आपके पास बना CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास एक ये कॉन्जुगेशंस का टाइप है जिसमें क्या हुआ, लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। तो ये कुछ कॉन्जुगेशंस के टाइप थे जिसमें से हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बोकैटायन था, हमारे पास फ्री रेडिकल था, हम कार्ब एनायन था एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारे पास देती है प्रॉपर लूज स्ट्रक्चर। जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हो या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर लूज स्ट्रक्चर हो। प्रॉपर लूज स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीट करें और जो ऑक्टेट को एक्सटेंड करना चाहते हो ऑक्टेट को एक्सटेंड करें। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन के केसेस में हम कार्बन का ऑक्टेट देखते हैं कि कंप्लीट है या नहीं। तो 2 + 2 4 + 2 + 2 कितना हो गया, 8। इस कार्बन का देखते हैं 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, दैट मींस वेरी प्रॉपर लूज स्ट्रक्चर्स में। इसका भी देख लेते हैं लास्ट वाले का 2 + 2 4 2 + 2 अगेन 4, टोटल कितना हुआ 8। दैट मींस इन चारों ही कार्बन में मेरे पास क्या है, लूज स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट है। दैट मींस इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अदर एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 और 5। तो ईच बॉन्ड कंटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने होंगे 10। अब हमें पता है कि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल d ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है। जब d ऑर्बिटल नहीं होगा तो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। दैट मींस ये कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशंस के लिए हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब प्लेनर में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो sp2 होता है। अब sp2 का अगर आप देखोगे तो ये रहा sp2, मैंने BF3 की स्ट्रक्चर से यहाँ पे लिखा है और जो बॉन्ड एंगल है 120। कैसे हुआ देखो, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ मॉलिक्यूल को इससे ऐसे, तो ये क्या हुआ एंगल 120, ये भी एंगल क्या 120 और ये भी एंगल मेरे पास क्या है 120। दैट मींस मॉलिक्यूल क्या प्लेन में रखा हुआ है। 180 का क्या मतलब होता है, ये रहा 180, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल कितना 180। ये भी क्या आपके पास मॉलिक्यूल प्लेन है। लेकिन जब मॉलिक्यूल कंप्लीटली 180 होता है तो इजीली ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। जब sp होगा तो 180 होगा और इजीली ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन सा रहता है 121। अब ऐसे ही आपको दिखा देता हूं मैं 109 डिग्री। ये आपके पास क्या है टेट्राहेड्रल। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है क्या है 109 109 109 और क्या होगा 109। ये तो क्या प्लेन से देखो बिल्कुल प्लेन से ऊपर ही है, इधर से उठा हुआ है। जबकि इन 2 मॉलिक्यूल्स की अगर बात करता हूं मैं 180, ये 180 के आपके पास कंप्लीटली प्लेन में है। अगर 120 की बात करता हूं तो 120 भी कंप्लीटली क्या आपके पास प्लेन में। दैट मींस sp और sp2 दोनों में ही पॉसिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें पॉसिबल होता है 120, जो कि क्या मेरे पास हाइब्रिडेशन में sp2। आप किसी भी स्ट्रक्चर को ले लो, हाइब्रिडेशन sp2 है
sp2 है, sp2 है और sp2, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड से क्या हुआ है एडिशन sp2। All the canonical form have the same number of unpaired electron। हर में क्या होना चाहिए, unpaired of electron क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे आपने इसमें भी एग्जांपल देखा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी अनपेयर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑलवेज क्या होंगे आपके पास, सेम। या बोल सकता हूं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम। ऑल द कैनोनिकल फॉर्म डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द ट्रू मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल ही ठीक बोला जा रहा है। देखो हर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करती है ओरिजिनल मॉलिक्यूल में। कैसे, देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन की अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी मेरे पास। रेजोनेंस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो और चार्ज सेपरेशन 0 हो तो स्ट्रक्चर्स क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने मेरे पास, 2 पाई बॉन्ड, चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बना है। लेकिन इस केसेस में मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी बना है और नेगेटिव चार्ज भी बना है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना मेरे पास, 1। दैट मींस जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स होगी मेरे पास वो कौन सी होगी, फर्स्ट एज ए कंपेयर फॉर सेकंड। तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा एज ए कंपेयर फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन सेकंड में। नेक्स्ट आपको देखा है डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। बिल्कुल कोई भी रिंग या डीलोकलाइजेशन जो किया जाता है वो एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना ही होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हम देखते हैं बेंजीन की केसेस में, ये आपके पास कार्बोकेटायन है। वैसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल ही है, लेकिन अगर ये कॉन्जुगेशंस में आ जाए तो क्या होगा, और स्टेबल हो जाएगा। कैसे, ये रिंग से बाहर मूव करेगा, जैसे ही रिंग से बाहर मूव करेगा तो कार्बोकेटायन कहां पे आ जाएगा, इनसाइड द रिंग। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनसाइड द रिंग। अब हमने क्या बोला है कि डीलोकलाइजेशन इज स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, और हमें पता है मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट मींस क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये आगे क्या करेगा, मूव करेगा और एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, अगेन ये मूव करेगा और एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम इजीली बता सकते हैं कि रेजोनेंस मेरे पास क्या है, स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।